तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार उपचुनाव के नतीजों की कवरेज जारी है और इस बीच बड़ी खबर आ रही है शहडोल लोकसभा उपचुनाव से, जहां पर बीजेपी के प्रत्याशी ज्ञान सिंह 10,800 वोट से आगे चल रहे हैं। दूसरे राउंड में भी उनकी बढ़त बरकरार है। तो शहडोल से बड़ी खबर आपको बता दें कि शहडोल लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी ज्ञान सिंह 10,800 वोट से अब आगे चल रहे हैं। इससे पहले सबसे पहली जो बढ़त उनके सामने आई वो 7,500 वोटों की आई, उसके बाद वो 8,500 वोटों से आगे चल रहे थे। लेकिन अब खबर ये मिल रही है, अब रुझान जो सामने आ रहा है उसके मुताबिक बीजेपी प्रत्याशी ज्ञान सिंह 10,800 वोटों से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी हिमाद्री सिंह 10,800 वोटों से पिछड़ती हुई यहां पर नजर आ रही हैं। तो पहला रुझान सामने आया 7,500 वोटों का, दूसरा रुझान सामने आया 8,500 वोटों का, तीसरा रुझान जो दूसरे राउंड का रहा है उसके मुताबिक 10,800 वोटों से ज्ञान सिंह आगे चल रहे हैं। चिंतामणि मालवीय जी लगातार हमारे साथ बने हैं। सर, अब ये तीसरा रुझान है, 10,800 वोटों की बढ़त लग रहा है बढ़ेगी? निश्चित रूप से, जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा कि हम जीत के अटल विश्वास के साथ इस चुनाव में आगे आए हैं और अभी देखिएगा कि ये बढ़त बढ़ते बढ़ते हो सकता है कि 2 लाख तक पहुंचे, क्योंकि हमारे प्रत्याशी की स्वच्छ छवि, उनका लंबा और दीर्घ राजनीतिक जीवन, निष्कलंक राजनीतिक जीवन, उनकी लोकप्रियता, उनका संपर्क और हमारे नेतृत्व की लोकप्रियता, ये सब मिलकर के हमारा चुनाव लड़ने की रणनीति, हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साह, हमारे कार्यकर्ताओं का समर्पण, हमारे नेताओं की रणनीति, उस सब मिलकर के और निश्चित रूप से ये चुनाव हम बड़े अंतर से जीतेंगे और दोनों चुनाव जीतेंगे। जी, लेकिन अगर हम कांग्रेस प्रत्याशी की बात करें, हिमाद्री सिंह की, पिता कैबिनेट मंत्री रहे, माता भी यहीं से राजनंदन जी रही सांसद, युवा नेता के तौर पर सामने आ रहे हैं, क्या लगता है कि ये तमाम फैक्टर्स थोड़ी चुनौती दे सकते हैं? ये ठीक है, एक पक्ष रहा है, लेकिन अब जनता समझदार हो गई है और वो उपादेयता देखते हैं, उपयोगिता देखते हैं। वो जानते हैं कि देश में परिवर्तन और देश का भला केवल बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कर सकते हैं। उन्होंने हमारी केंद्र सरकार के काम देखे हैं, जनता को स्वयं लगने लगा है। लगभग 2 साल के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है, वो 2 साल में नीचे उतरने लगी है। 2 साल में ही घरों में शौचालय बनने लगे हैं, लाखों लोगों को मुद्रा लोन मिले हैं, लाखों लोगों को गैस फ्री मिली है और जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है वो लगभग हर व्यक्ति का बीमा हुआ है। तो ऐसी दृष्टि से जो सीधा लाभ और उनके जीवन में परिवर्तन का जो प्रयास है वो सार्थक होता दिखाई देता है लोगों में। इसलिए लोगों की स्वाभाविक रूप से रुचि और उनका जो समर्पण है या जो समझिए कि रुझान है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर है। तो इसमें किसी व्यक्ति की छवि मुझे नहीं लगता है कि कोई एकदम नया आएगा और इतनी बड़ी पार्टी को चुनौती। ठीक है, मतलब आपको लगता है कि कोई चमत्कार बहुत बड़ा यहाँ पर नहीं होगा। नेपानगर की बात कर लेते हैं। नेपानगर विधानसभा चुनाव से जो रुझान सामने है, बीजेपी उम्मीदवार 5,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रही है। बीजेपी की मंजू दादू अब बढ़त यहाँ पर बनाती हुई नजर आ रही है। नेपानगर विधानसभा उपचुनाव से जो रुझान सामने आया है उसके मुताबिक मंजू दादू 5,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रही है। इस चर्चा में लगातार उज्जैन सांसद चिंतामणि मालवीय जी हमारे साथ बने हैं, वरिष्ठ पत्रकार शिवनराव पटेरिया जो बने, अनूपपुर से जी मीडिया संवाददाता शरद श्रीवास्तव और अब हमारे साथ रतलाम सांसद कांतिलाल भूरिया जी भी इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। भूरिया साहब, बहुत स्वागत है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। उपचुनाव की काउंटिंग शुरू हो चुकी है, क्या लगता है कि जो कमाल आपने किया था वो कमाल आज एक बार फिर से होगा? जी, रतलाम झाबुआ का तो भाजपा को हमने उनकी जमीन दिखा दी थी, पर ये शहडोल अनूपपुर वाला जो इलेक्शन है, अपने शहडोल और अपने नेपानगर का, उसमें सरकार चुनाव लड़ रही थी। सरकार चुनाव कांग्रेस के सामने लड़ रही थी और सरकारी सारा तंत्र लगा के और उन्होंने इस तरह से जो चुनाव जीतने का जो हथकंडे अपनाए वो सामने दिख रहे हैं। तो ये हमेशा भारतीय जनता पार्टी बेईमानी करके ये चुनाव बहुत घिसा हुआ आरोप है और हाँ भाई, बड़ा पुराना सा बड़ा घिसा हुआ आरोप है। कुछ नई बात कीजिए तो अच्छा लगेगा। कोई बड़ा पुराना सा आरोप लगा रहे हैं माननीय भूरिया साहब। सरकार चुनाव लड़ी और सरकार के सारे
ये आपने रतलाम में नहीं कहा कि सरकार चुनाव लड़ी है, वहां आप चुनाव लड़े थे, यहाँ सरकार चुनाव लड़ी है। अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो सरकार चुनाव लड़ी है, अगर किसी कारणवश परिणाम विपरीत आते हैं तो आप चुनाव लड़ी है। ये दोहरा मापदंड कांग्रेस में उनकी बेईमानी, ये दोहरा मापदंड कब तक रखेगी कांग्रेस की? तो ये दोहरा मापदंड रखते हुए अब जनता में भी आपके प्रति बहुत अविश्वास आ गया है। भूरिया साहब, आपके प्रति मैं व्यक्तिगत कांतिलाल भूरिया की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपकी पार्टी की बात कर रहा हूं कि जनता में भी बहुत अविश्वास है। तो आप कम से कम आप इस क्रेडिबिलिटी को, विश्वसनीयता को बनाइए। आप वरिष्ठ नेता हैं, इस तरह के आरोपों का कोई औचित्य नहीं। भाई ये पूरा देश जानता था कि सरकार और कांग्रेस के बीच में चुनाव हो रहा है, तो सरकार चुनाव लड़ रही थी, इसलिए उन्होंने हर पूरी मशीनरी झोंक के और सारा मना करके उन्होंने, पर हो सकता हमारी कुछ प्लानिंग जमावट बराबर हो नहीं पाई होगी, पर उसमें हम लोग ज्यादा उपयुक्त पीछे रहे हैं, मगर जनता समझ चुकी है। तो भूरिया साहब, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि सरकार चुनाव लड़ रही है, तो क्या एक बार वो तस्वीरें फिर शहडोल में देखने को मिलेंगी क्या? जैसे आप झाबुआ रतलाम में जहां पर बैलेट बॉक्स रखे गए थे, ईवीएम मशीनें जो रखी गई थी, वहां पर आप स्ट्रांग रूम के बाहर आप लोग पूरा जमावड़ा लगा के बैठे थे, क्या शहडोल में भी ऐसे पहरेदारी करेंगे आप लोग? वहां पे हमारी प्लानिंग वहां पर तगड़ी थी। भारतीय जनता पार्टी को बेईमानी करने का हमने मौका नहीं दिया और हर कदम पर हमारी निगाह थी और जनता मतदाता हमारे साथ था। आप भूरिया साहब जनमत का अपमान कर रहे हैं। भूरिया साहब, आप जनमत का अपमान कर रहे हैं, आप लोकतंत्र में अविश्वास कर रहे हैं। भूरिया साहब, ये बहुत गंभीर आरोप है। आप जनमत का, वहाँ नेपाल नगर की और शहडोल की जनता के जनमत का, उनके मत के अधिकार का आप अपमान कर रहे हैं। आप पूरी नहीं जो व्यवस्था है लोकतांत्रिक का प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। आप चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। वहां पर उन्होंने ये चुनाव शहडोल और नेत्रानगर में धन बल, बाहुबल और सरकार की ताकत से ये सारा चुनाव भाजपा ने लड़ा है, उसका परिणाम सामने दिख रहा है। मैं फिर यही कह रहा हूं कि आप चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर आरोप कर रहे हैं। आप सीधे सीधे स्वीकार कीजिए कि आप आज कांग्रेस अप्रासंगिक हो गई है। आज कांग्रेस को कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आज कांग्रेस की लोकप्रियता घटी है। आज कांग्रेस के जो नेता है उनके प्रति जनता का कोई विश्वास नहीं रह गया, उनका कोई आकर्षण, कोई चार्म नहीं है और कांग्रेस की स्थिति पूरे देश में समाप्त हो रही है। आप इसको स्वीकार कीजिए। नहीं, कांग्रेस आज देश में मौजूद है और ये भारतीय जनता पार्टी धन बल, बाहुबल और डरा धमका के ये चुनाव जीतने का प्रयास करती है। पर आप कोई प्रमाण दे सकेंगे? सीतामढ़ी जी, भूरिया साहब के पास चलेंगे, लेकिन इस बीच एक और अपडेट सामने आ रहा है। शहडोल लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी के ज्ञान सिंह 12,822 वोट से आगे हो गए हैं। तीसरे राउंड की जो काउंटिंग है वो चल रही है और अब अपडेट ये सामने आ रहा है कि बीजेपी प्रत्याशी ज्ञान सिंह 12,822 वोट से बढ़त बना चुके हैं। लगातार हिमाद्री सिंह पिछड़ती चली जा रही हैं। भूरिया साहब, तीसरे राउंड की काउंटिंग चल रही है, ज्ञान सिंह लगातार बढ़त को बना रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? नहीं, आपको मैंने कहा ये सरकार चुनाव लड़ रही थी, धन बल, बाहुबल और डरा धमका के सब मतदाताओं को मना हर तरह से उन्होंने गुमराह करने की कोशिश करके ये परिणाम सामने इस तरह से बदल के आ रहे हैं। पर फिर भी जनता इस बात को समझ रही है कि मोदी जी के 2.5 साल के कार्यकाल देखा है और 12 साल का शिवराज जी का कार्यकाल देखा है और उससे जनता ऊब गई है। यही कारण है, ये चुनाव के परिणाम बता रहे हैं कि दबाने में लगे हुई सरकार। आप जो कह रहे हैं और चुनाव के परिणाम ये विरोधाभासी हैं। आप जो बता रहे हैं कि जनता उब चुकी है और चुनाव में जिता रही है, आप क्या कह रहे हैं? आप जरा अपने शब्दों पर विचार कीजिए। आप ये कहिए कि हाँ, वास्तव में सरकार की लोकप्रियता है, केंद्र सरकार की माननीय नरेंद्र मोदी जी के निर्णयों से लोग प्रसन्न हैं और सरकार शिवराज सिंह जी की लोकप्रियता का, उनके कद का कोई नेता मध्य प्रदेश में आज तक नहीं हुआ। और आपके जितने मुख्यमंत्री हैं, आप सारे मुख्यमंत्री को लाइन में भी अगर खड़ा कर देंगे तो शिवराज सिंह जी का जो कद आज मध्य प्रदेश में है, उनकी लोकप्रियता आज मध्य प्रदेश में है, उसको आप नहीं छू सकेंगे। आपके सारे मुख्यमंत्री, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो तो सोनाम धन्य है,
चाहे वो अर्जुन सिंह हो, मोतीलाल वोरा हो, आप चाहे वो शुक्ल बंधु हो, जितने आपके मुख्यमंत्री है, और शिवराज सिंह जी वो अकेले इतने लोकप्रिय हैं आज मध्य प्रदेश में कि कोई चुनाव आप देखिए कि 6 उपचुनाव हुए, उसमें 5 भारतीय जनता पार्टी जीती है माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में। तो आप इस बात को स्वीकार कीजिए, आप पूरे मन से आप मन से स्वीकार कीजिए। राज्य सरकार ये चुनाव कोई मध्य प्रदेश सरकार का चुनाव शिवराज या पुराने मुख्यमंत्री की तुलना करने की जरूरत नहीं है। ये बात आएगी 2018 में आएगी। 2018 में भी आप उसको तुलना करें तो समझ में आए, ये भाई इलेक्शन है और वहां पर पूरे धन बल बाहुबल से ये चुनाव लड़ा गया है और मतदाताओं को डराया धमका गया है, कई प्रकार का प्रलोभन दिया गया है, उसका परिणाम आज सामने दिख रहा है। तो ठीक है, भूरिया साहब एक चीज आपसे समझना चाहते हैं, आप लगातार यही कह रहे हैं कि सरकार चुनाव लड़ रही है, धन बल बाहुबल का इस्तेमाल हो रहा है, प्रलोभन दिया जा रहा है। क्या इस बात की शिकायत आप लोगों ने चुनाव आयोग से की है? कोई चुनाव आयोग को सबूत पेश किए हैं किस तरीके की चीजें शहडोल में हो रही हैं? बिल्कुल, हम चुनाव आयोग को हमने शिकायत की है। सारे अधिकारी कर्मचारी को सर जो पहले रह चुके उनको ले जाके उन्होंने वहां पोस्टिंग की। और भूरिया साहब रोकना चाहेंगे, इस वक्त एक दुखद खबर आ रही है, मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नरेश यादव का निधन हो गया है। आपको बता दें कि अभी कुछ महीने पहले ही जो राज्यपाल के पद से वो निवृत्त हुए थे, लेकिन इस वक्त एक बेहद दुखद खबर आ रही है, लखनऊ में राम नरेश यादव का निधन हो गया है। तो मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नरेश यादव का इलाज चल रहा था, वयोवृद्ध नेता थे और इस वक्त एक खबर यह आ रही है कि उनका इलाज के दौरान लखनऊ में निधन हो गया है। तो इस वक्त बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नरेश यादव का निधन हो गया है। चिंतामणि मालवीय जी, बेहद दुखद खबर है, किस तरीके की प्रतिक्रिया? निश्चित रूप से राम नरेश यादव जी का लंबा राजनीतिक जीवन रहा है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में भी एक मुख्यमंत्री के रूप में भी और वरिष्ठ नेता के रूप में अपनी भूमिकाएं निभाई हैं और मध्य प्रदेश में भी राज्यपाल के रूप में उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन गरिमापूर्ण तरीके से किया है। हम तो चूंकि उस समय मैं यूनिवर्सिटी में था, पढ़ाता था और उनसे हमारा सीधा संपर्क होता था। निश्चित रूप से वो बहुत अच्छे डिसीजन मेकर और सबकी सुनने वाले राजनेता थे। मैं हमारे पूर्व राज्यपाल राम नरेश यादव जी के निधन पर अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और प्रार्थना करता हूं ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। और जी मीडिया संवाददाता अवनीश विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से। अवनीश, कब निधन हुआ और डॉक्टर क्या बता रहे हैं, वजह क्या थी? देखिए, लंबी बीमारी से ग्रस्त है, काफी लंबे समय से उनका इलाज यहाँ एलजीपीजीआई में चल रहा था। पहले भी जब वो मध्य प्रदेश में राज्यपाल थे तब भी उनका इलाज यही एलजीपीजीआई से चला करता था और समय समय पर वहाँ चेकअप के लिए आते थे वो। इस बार काफी लंबे समय से वहाँ एडमिट थे और आज सुबह उनका निधन हुआ है। डॉक्टर्स ने ये बताया है कि उनका निधन लंबी बीमारी के नाते ही हुआ है और अब उनका शव जो है माल एवेन्यू स्थित जो उनका सरकारी आवास है, जो और पूर्व मुख्यमंत्री उनको अलॉट है, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, वहां पर लाया जा रहा है, जहां अंतिम दर्शन के लिए जो लोग हैं उनके समर्थक वगैरह है वो वहां पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, तो एक बड़ी क्षति हुई है अगर देश के राजनीति के लिहाज से देखा जाए, खासतौर से मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल रहे कांतिलाल भूरिया साहब। बेहद दुखद खबर सामने आई है, क्या प्रतिक्रिया है आपकी तरफ से? जी, वो बड़ा दुखद समाचार और खबर मिली है, उससे हम बहुत दुखी हैं क्योंकि राम नरेश यादव जी हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, मुख्यमंत्री भी रहे और कई महत्वपूर्ण पदों भी रहे और अभी आखिर में मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में कार्यकुशल काम किया है। वैसे व्यक्तित्व धनी आज हमारे बीच में रहे, बहुत बड़ी क्षति हुई है और इस घड़ी में हम उनके परिवार के साथ दुख की घड़ी में साथ हैं। हम अपने क्षेत्र की तरफ से, प्रदेश की तरफ से और सबकी तरफ से उनको भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को इतना बड़ा जो संकट आया, दुख उनको सहने की शक्ति दे, यही हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। तो इस वक्त एक बड़ी खबर, एक दुखद खबर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नरेश यादव का निधन हो गया है। उनके राजनीतिक अगर हम जीवन की बात करें तो कई उपलब्धियां रही। 23 जून 1977 को उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए थे, अभी मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे, थोड़े दिन पहले सेवानिवृत्त हुए थे। चिंतामणि मालवीय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं यही कह रहा था कि निश्चित रूप से राम नरेश यादव जी का जाना, क्योंकि विश्वविद्यालय में कई सुधार उन्होंने अपने समय किए,
जब वो, और मुझे ज्ञात है कि विश्वविद्यालय के हितों को लेकर के कोई बिल आया था तो उन्होंने वो दृढ़ता से उसको इनकार किया था कि यहाँ राज्यपाल की भूमिका भी प्रभावित होती है और विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता भी प्रभावित होती है। एक अच्छा निर्णय उन्होंने लिया था, मैं इस अच्छे निर्णय के लिए उनको सम्मान देता हूँ। ठीक है, उपचुनाव की तरफ रुख करेंगे, लेकिन एक बार शिव अनुराग पटेरिया जी का भी रुख कर लेते हैं। पटेरिया साहब, राम नरेश यादव जी का निधन कितनी बड़ी क्षति है इस पूरे देश के सियासत के लिए? देखिए, निश्चित तौर पर किसी बड़े राजनेता का जो निधन है दुखद होता है, और राम नरेश यादव जी ने एक लंबा कार्यकाल मध्य प्रदेश में गुजारा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उनका जो जीवन में जो अंतिम क्षणों में व्यापम का उनके ऊपर जो दाग लगा था, वो अगर उनके जीवित रहते रहते धुल जाता तो मुझे लगता कि बहुत अच्छा होता, उनकी आत्मा को भी शांति होती। क्योंकि व्यापम के जो आरोप लगे थे उसके कारण से काफी तकलीफ उनको हुई थी, और वो अपनी पीड़ा को कई बार मुख्यमंत्री के कंधे पर सर रख के व्यक्त किया करते थे। लेकिन राज्यपाल के तौर पर उनकी भूमिका को देखा जाए तो मुझे लगता है एक बेहतर राज्यपाल के रूप में मध्य प्रदेश में उन्होंने काम किया है। बिल्कुल, और एक बड़ी सियासी क्षति इस देश की सियासत को हुई है। एक बार फिर से रुख करते हैं जो उपचुनाव का, नेपानगर विधानसभा उपचुनाव का जो परिणाम है वो आने का दौर, रुझानों का दौर सामने आ चुका है। इसके साथ ही साथ शहडोल की बात करें, वहां से भी उपचुनाव के जो रुझान वो सामने आ रहे हैं। लेकिन इस बीच एक दुखद खबर आ गई कि पूर्व राज्यपाल राम नरेश यादव का लखनऊ में निधन हो गया। पीजीआई में उनका इलाज चल रहा था, लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हुआ। अब जो उनका आवास था वहां पर उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा और अंतिम दर्शन के लिए लोगों के लिए रखा जाएगा। पानी पिला दो सर। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। शरद भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे कि क्या जमीनी स्तर पर मतगणना की रुझान सामने आ रहे हैं। वक्त ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। प्रायोजक हैं इंटेक्स वॉशिंग मशीन, धुलाई समझदारी से। सबको पता है ये कॉटफुल हीटर जैसी गर्मी देता, सर्दी में तुम पहनो कॉटफुल। बूढ़े लेडीज जेंट्स सबको लगे ब्यूटीफुल, सबने पहना है ये कॉटफुल। सर्दी को जाओ भूल, पहनो लक्स कॉटफुल। Every heart has its own beat. Why did I stop listening to mine? Why did I leave my passion behind? I started up again and made my mark, my signature. So what are you waiting for? Log on to signaturestartup.in. केंट आरओ से पिए सबसे शुद्ध पानी, और अब केंट एयर प्यूरिफायर से पाए सबसे शुद्ध हवा भी। शुद्धता की गारंटी सिर्फ केंट से। रोशनी का सिर्फ एक ही नाम, सूर्य एलईडी। खर्चा कम, चले ज्यादा, घर घर रोशनी का वादा। सूर्य। और चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं। उपचुनाव की काउंटिंग लगातार जारी है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर सबसे बड़ी कवरेज देख रहे हैं आप, और रुझान एक बार फिर से सामने है। नेपानगर विधानसभा उपचुनाव की बात करें तो बीजेपी उम्मीदवार मंजू दादू अब 9वें राउंड के बाद 9,800 वोटों से आगे चल रही हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त नेपानगर विधानसभा उपचुनाव की काउंटिंग को लेकर, जहां पर बीजेपी उम्मीदवार मंजू दादू लगातार बढ़त को बनाकर रख पा रही हैं, और 9वें राउंड की बात करें तो 9,800 वोटों से वो आगे चल रही हैं। वरिष्ठ पत्रकार शिव अनुराग पटेरिया जी हमारे साथ लगातार बने हुए भोपाल स्टूडियो से। सर, 9वें राउंड की काउंटिंग चल रही है, 9,800 वोटों का अंतर अब आ चुका है। ये बढ़त कितनी महत्वपूर्ण मान सकते हैं हम? मुझे लगता है ये बढ़त काफी महत्वपूर्ण है। 9वें राउंड का एक आपको मिड मुझे लगता है कि राउंड्स के बीच में होता है, उसका 17 से 18 राउंड होते हैं, उसका आधे के आसपास हम पहुंच गए हैं। तो मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव के जो उपचुनाव होते हैं उसमें 9,000 वोट की जो बढ़त है वो पर्याप्त बढ़त होती है। और अगर कोई आसमानी सुल्तानी दिक्कत नहीं आ गई, यानी कोई बहुत ज्यादा गड्ढा पैदा नहीं हो गया, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वहां जीत की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है मुझे। जी कांतिलाल भूरिया जी, आपके पास आना चाहें। जिस तरीके
प्रदेश से नेपा नगर में रुझान सामने आ रहे हैं। अगर हम 2013 की बात करें तो लगभग 22,000 वोट थे जिनसे दादू साहब ने जीत दर्ज की थी कांग्रेस प्रत्याशी पर। अब 9,000, लगभग 10,000 ही आप मान लीजिए, 10,000 की बढ़त हो चुकी है। तो क्या लगता है कि यहां पर कांग्रेस की उम्मीद टूटती हुई कुछ नजर आ रही है? अभी गिनती चली रही है और उसमें बहुत सारे राउंड और बाकी है। अभी हम लोग जो भी कुछ कहें पर जो भी जनता फैसला करेगी उस फैसले को हम स्वीकारेंगे और जो भी स्थिति बनेगी उससे हम निपटेंगे। मगर ये मैंने कहा था कि सरकार चुनाव लड़ रही थी तो ये सामने दिख रहा था कि सारी धन बल बाहुबल से बेईमानी से चुनाव जीतने का प्रयास था उनका, तो वो सामने आ रहा है। पर फिर भी अभी हम लोग मैंने देख रहे हैं कि भी बहुत काउंटिंग बाकी है, राउंड बाकी है। उसमें कई ऐसा अलग अलग बेल्ट होता है, उसमें आप पता लगेगा कि आप आखिरी लास्ट में मध्यम जाने के बाद पता लगेगा। फिर भी जो भी जनता फैसला करे हम उसको स्वीकारेंगे, पर आने वाले समय में हम निश्चित है हमारे क्या भूरिया साहब इसको कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ये बड़ा पुराने सी बात आप कर रहे हैं, मैं भी पुराने से ही उसका जवाब दे रहा हूं कि यही है। ये आरोप बहुत पुराने हैं, कुछ तथ्यात्मक बात कीजिए, कुछ और बात कीजिए। बताइए कि वहाँ सरकार लोकप्रिय थी, बताइए कि बता रहे हैं कि अभी बताइए कि हमारे कांग्रेस के नेता पूरे मन से चुनाव नहीं लड़े, बताइए कि हमारे कांग्रेस के नेता अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं, बताइए कि अब कांग्रेस का केडर नहीं रहा, वो बताइए ना, कुछ तथ्यात्मक बात कीजिए। ये तो बड़ी पुरानी सी बात है, हर कोई यही कहेगा। आप बड़े वरिष्ठ नेता हैं, आप प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, आप तो बड़े अच्छे चिंतक हैं, बड़ी अच्छी आप नई बात कीजिए। ये बड़ा पुराना सा है, इसे ये आरोप मत रखिए कि सरकार ने चुनाव लड़ा। नहीं, हम यही कह रहे हैं कि अभी कई राउंड अभी बाकी है। अब ये तो बढ़ना घटना चलता, पर जब वो पूरा हो जाए उसके बाद ही फिर सारी स्थिति हम लोग क्लियर करेंगे। पर निश्चित जनता जो भी फैसला करे उसको हम स्वीकार करेंगे और हमारे जो क्या भूल रही क्या उसको हम सुधारेंगे भविष्य में। मतलब तमाम चीजों का सही बात है, तमाम चीजों का विश्लेषण होगा और उसके बाद ही इस नतीजे पहुंचा जाएगा आखिर कमियां क्या रही। और अभी भी कांग्रेस इंतजार करना चाहती है क्योंकि तमाम जो काफी राउंड से जिनकी काउंटिंग बाकी है। लगातार बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं, चर्चाओं का दौर भी जारी रहेगा। शिव अनुराग पटेरिया जी, आपको बहुत स्वागत है इस चर्चा में बने रहने के लिए। शरद, आपका बहुत शुक्रिया इस चर्चा में बने रहने के लिए। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक से लौटेंगे तो लगातार अपडेट्स पर भी नजर होगी और इसके साथ ही साथ उज्जैन सांसद और रतलाम सांसद हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज के जो परिणाम सामने आने वाले हैं इसके किस तरीके के मायने सियासी तौर पर देखे जा रहे हैं। वक्त ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। छोटे मियां सुभान अल्लाह, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह, बड़े मियां छोटे मियां सुभान अल्लाह, बड़े मियां तो प्रस्तुतकर्ता रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। टूथपेस्ट बेचने वाली जिन विदेशी कंपनियों ने दातुन, चारकोल, नीम, हल्दी व नमक आदि प्रकृति के तत्वों को दांतों के लिए हानिकारक बताकर इनका मजाक उड़ाया,
और हमें असभ्य बताकर केवल केमिकल से बने टूथपेस्ट का प्रचार करके करोड़ों लोगों के दांतों के साथ खिलवाड़ किया। वही ब्रांड अब नीम, नमक व चारकोल आदि के नाम पर आपकी इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। आप ऐसे छल कपट करने वालों के झांसे में आएंगे या फिर दंत कांति एडवांस्ड अपनाएंगे? Introducing winter leggings by Lyra. Stay warm, stay stylish. Lyra leggings. रोशनी का सिर्फ एक ही नाम, सूर्य। सूर्य LED, खर्चा कम, चले ज्यादा, घर घर रोशनी का वादा। सूर्य। खेत की मिट्टी पर भी जमकर चले BKT टायर। BKT टायर, ट्रैक्टर का सच्चा साथी। गरम 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 पहनो सिर्फ अमूल बॉडी वार्मर, रहो गर्मा गरम। हीटर जैसी गर्मी देता, लगे कूल। सर्दी में तुम पहनो कॉटफुल 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 कॉटफुल। सर्दी को जाओ भूल, पहनो लक्स कॉटफुल। प्रायोजक हैं पतंजलि दंत कांति एडवांस्ड, 26 जड़ी बूटियों से निर्मित टूथपेस्ट, दांतों की लंबी उम्र व प्राकृतिक सुरक्षा के लिए। प्रस्तुतकर्ता कश्मीरी केसर युक्त असली पतंजलि च्यवनप्राश खाइए, रोगों से लड़ने की पूरी ताकत पाइए। प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। और पतंजलि हर्बल बाथ सोप, बेशकीमती जड़ी बूटियों से निर्मित त्वचा की प्राकृतिक कोमलता एवं सुंदरता के लिए। मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नरेश यादव का निधन, लखनऊ के अस्पताल में इलाज के दौरान ली आखिरी सांस, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जताया दुख। शहडोल लोकसभा उपचुनाव के लिए मतगणना जारी, बीजेपी के ज्ञान सिंह ने बनाई कांग्रेस पर बढ़त। नेपानगर विधानसभा में बीजेपी उम्मीदवार 9,800 से ज्यादा वोटों से आगे, बीजेपी की मंजू दादू और कांग्रेस के अंतर सिंह के बीच मुकाबला। आज जांजगीर चांपा के दौरे पर रहेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह। मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 101 जोड़ों को देंगे आशीर्वाद, कई विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण और भूमि पूजन। रायपुर सेंट्रल जेल में कैदी की हत्या से हड़कंप, दूसरे कैदी ने कैची मारकर उतारा मौत के घाट। हत्या के आरोप में जेल में बंद था वेदराम साहू, जेल परिसर में बढ़ाई गई सुरक्षा। और चलिए इससे पहले रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का, जो सुकमा से आ रही है, जहां पर आईईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ के एसआई की मौत हो गई। नक्सलियों ने विस्फोटक प्लांट किया था, विस्फोटक में 74 बटालियन के एसआई की मौत हुई है। और सुकमा एसपी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, जिस तरीके से ये वारदात सामने आई है, क्या कुछ हुआ था और क्या कुछ जवान आपके घायल भी हुए हैं इसमें? हाँ जी, आज सुबह जब हमारा सीआरपीएफ के टीम जब ऑपरेशन में निकली थी, बुरकापाल नाम की जगह है चिंता गुफा थाने से, तो नक्सलियों ने आईईडी लगा कर रखे थे उस रास्ते में, और इस प्रेशर आईईडी ब्लास्ट में एक सब इंस्पेक्टर जीएस बिस्ट वो शहीद हो गए हैं और 2 अन्य जवान घायल हुए हैं, जो कि ज्यादा सीरियस नहीं है, लेकिन एक सब इंस्पेक्टर हमारा शहीद हुआ है।
जी सर, क्या उस इलाके में अब सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा है, कुछ वहां पर बरामद हुआ है? अभी तो फिलहाल ऑपरेशन जारी है और लगातार ऑपरेशन जारी रहेंगे उस इलाके में, क्योंकि वहाँ पे नक्सलियों का प्रेजेंस जो है बहुत ज्यादा है जी। और इस घटना के बदले में वो पूरी एरिया अच्छे से सर्च की जाए। सर, ये जो जवान थे ये किसी ऑपरेशन पर निकले थे, किसी गाड़ी में थे या पैदल थे, किस तरीके की परिस्थितियां थी वहां पर? सभी जवान पैदल थे और ये एक सर्च ऑपरेशन में निकले थे। बुरकापाल एक कैंप है, सीआरपी कैंप है, वहां से निकले थे और लगभग 2 किलोमीटर चलने के बाद जंगल एरिया में ये ब्लास्ट हुआ है। शुक्रिया आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो सुकमा एसपी हमारे साथ जुड़े थे, उनका कहना था कि एक ऑपरेशन पर निकले थे जवान, लेकिन इसी बीच नक्सलियों ने आईईडी यानी इम्प्रूव्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस वहां पर प्लांट किया था और उसी की चपेट में आने से सीआरपीएफ के एसआई की मौत हो गई, वो शहीद हो गए। 2 जवान घायल हैं, हालांकि उनकी स्थिति सामान्य है, ज्यादा गंभीर स्थिति उनकी नहीं है। अब सर्च ऑपरेशन उस इलाके में चलाया जा रहा है, नक्सल प्रभावित ये पूरा इलाका है। और चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं, उपचुनाव की काउंटिंग चल रही है। शहडोल और नेपानगर दोनों जगहों पर बीजेपी आगे चल रही है। शहडोल की बात करें तो बीजेपी 12,822 वोट से आगे है, तो नेपानगर की अगर हम बात करें तो बीजेपी प्रत्याशी मंजू दादू 9,800 वोटों से आगे चल रही हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर शहडोल लोकसभा उपचुनाव की, जहां पर मतगणना स्थल पर इस वक्त मतगणना चल रही है। 12,822 वोट से ज्ञान सिंह आगे चल रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर आपके सामने बुरहानपुर की है, जहां पर नेपानगर विधानसभा उपचुनाव की काउंटिंग चल रही है और बीजेपी प्रत्याशी मंजू दादू 9,800 वोटों से आगे चल रही हैं। इसके साथ ही साथ 2 खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। उज्जैन सांसद चिंतामणि मालवीय जी और रतलाम सांसद कांतिलाल भूरिया भी लगातार हमारे साथ बने हैं। भूरिया साहब, आपके पास आना चाहेंगे। लगातार बीजेपी दोनों ही जगहों पर बढ़त बना रही है, थोड़ा हम आंकड़ों पर जाएंगे। अगर हम 2009 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो राजेश नंदिनी जी चुनाव जीती थी, लेकिन अंतर महज 13,000 14,000 वोटों का था। लेकिन जब 2014 के हम चुनाव में आते हैं, लोकसभा चुनाव में, तो परस्ते साहब वही चुनाव लगभग 2.5 लाख वोटों से जीतते हैं। तो जो एक बड़ा अंतर आया था, क्या लगता है कि कांग्रेस के लिए उस अंतर को लीड कर पाना थोड़ा चुनौतीपूर्ण है? हाँ, ये चुनाव का तो पिछले के परिणाम को देखें और अभी का देखें और समय के साथ ही उसका अलग अलग माहौल के साथ चलता है। पर अब ये चुनाव बाई इलेक्शन था और उसमें सरकार चुनाव लड़ रही थी और मैंने पूरी तरह से धनबल बाहुबल का उपयोग किया, पर अभी कई राउंड अभी बाकी हैं। अब उसका अब देखने में आएगा और जनता जो भी फैसला करेगी वो हम स्वीकार करेंगे और हमारी जो क्या प्लानिंग जमावट कमी रही उसको भी हम समीक्षा करके देखेंगे। पर आप आगे अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है सर, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे। नोटबंदी की चर्चा बहुत जोर शोर से चल रही है, क्या आपको लगता है कि इस चुनाव पर नोटबंदी का भी असर देखने को मिलेगा? हाँ, नोटबंदी से जनता परेशान है भाई। नोटबंदी करने से उसके को हम खिलाफ नहीं है, मगर बिना प्लानिंग से जो किया आज पूरा देश परेशान है, पूरा देश लाइन में है। अपना ही खुद का पैसा लगा जमा करके उसको निकालने में इतनी एक्सरसाइज करना पड़ रही है। और ग्रामीण ट्राइबल एरिया में, आदिवासी जिलों में कोऑपरेटिव बैंक और भूमि विकास बैंक, ग्रामीण बैंक, वो सारा वहां पर उन्होंने बंद कर रखा लेन देन। तो ये आम लोग परेशान हैं। अब बड़े बड़े 4% 5% लोगों को फायदा जो आराम उनको है, और आम आदमी अभी 96-95% लोग परेशान हो रहे हैं देश में। ये सरकार की जो प्लानिंग और सरकार की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से धराशायी हो गई है। चिंतामणि मालवीय जी, मैं ये हमारे भूरिया जी जो कह रहे हैं फिर विरोधाभासी बात कि नोटबंदी से लोग परेशान हैं और चुनाव में जिता रहे हैं, ये कैसे संभव है? सीधी बात है कि जनता बहुत प्रसन्न है नोटबंदी के निर्णय से। अगर परेशान कोई है तो वो लोग हैं जिनके पास काला धन है, और काला धन उनके पास है जो लंबे समय सत्ता में रहे। याद कीजिए 10 साल के कांग्रेस के घोटालों का, अगर वो 10 लाख 15 लाख करोड़ के घोटाले अगर हुए हैं तो इतना पैसा गया कहाँ? स्वाभाविक रूप से वो ब्लैक मनी में उपलब्ध है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस के सारे नेताओं को मैं आपको इससे फ्री करता हूँ, बरी करता हूँ,
लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जो कांग्रेस इतनी परेशान इसलिए है क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेताओं के पास इतना काला धन था और इसीलिए उन्होंने ये कि साहब इसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं है, इससे अच्छा और इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकता था। और कांग्रेस ये चाहती है कि साहब पहले क्यों नहीं बताया, अगर पहले बता देते तो इसका औचित्य खत्म हो जाता और जो ये पैसा है, ये जो काला धन को अफरा तफरी करने का मौका कांग्रेस को मिल जाता। इनकी तकलीफ, इनका दुख यही है कि हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री ने इस तरह का कोई अवसर नहीं दिया और अब भी इतनी अच्छा इम्प्लीमेंटेशन है कि कोई मौका इन्हें नहीं मिल रहा है कि अपना काला धन वो खपा सके, काले धन को ठिकाने लगा सके। और इसलिए जनता कहीं परेशान नहीं है। आप जाइए एटीएम पे, सामान्य दिनों उतनी ही भीड़ है, बैंकों में 15 मिनट में पैसा मिल रहा है। मैं तो स्वयं कई बैंकों में गया हूं, भूरिया साहब आप गए हो कि नहीं गए हो, लेकिन मैं स्वयं हमारे प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर स्वयं कई बैंकों में गया हूं और बैंक वाले लोगों को चाय पिला रहे हैं, बिठा रहे हैं, टोकन बांट रहे हैं, कहीं कोई असंतोष नहीं। और यही कारण है, ये जो चुनाव है ये लिटमस टेस्ट में हमारी सरकार पास हुई है, ये निर्णय पास हुआ है और जनता ने खुले मन से इस निर्णय को स्वीकार किया है कि बहुत अच्छा एक सफाई हमारी सरकार ने करी है। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस के नुमाइंदों को, कांग्रेस के नेताओं को तकलीफ होगी, उनको दुख होगा, और भी जो ऐसे काले धन पे चलने वाली राजनीति के प्रवक्ता थे उनको भी तकलीफ होगी, लेकिन ये निर्णय देश हित में सही है। जनता ने इसको गाही किया है और अब सर्टिफिकेट दिया है कि निर्णय अच्छा है, इस चुनाव में जिता करके। भूरिया साहब प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? हाँ, ये मैंने काला धन पहले मैंने बड़े बड़े मैंने वादे कर रहे थे कि मैंने कई लाख हजार करोड़ रुपया विदेशों में, स्विट्जरलैंड में और रखे हम लाएंगे। तो कितना पैसा लाए हैं और उसका मैंने पूरा मैंने हर खाते में 15 लाख रुपए जमा कराएंगे, वो उन्होंने जमा करा क्या? और हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात उनको रोजगार दिया क्या? महंगाई कम करने की बात की महंगाई कम की क्या? ये सारी चीजें आज देखिए, ये मैंने आप के देश के अंदर ही कि हम काला धन तो विदेशों में जो जमा बताया जा रहा था वो धन क्यों नहीं लाया? ये सब लोगों को गुमराह करने का तरीका। आज लोग मैं अपने गाड़ी कमाई का पैसा सीनियर 500,000 के बंद करने के लोग परेशान हो रहे हैं। संवैधानिक बिना प्लानिंग के योजना लागू की है, तो ये उनकी विफलता छिपाने के लिए ये सारा खेल बीजेपी कर रही है, मगर जनता इस बात को समझ रही है। ये मैं इसी बात पर कहना चाहूंगा, सबसे पहले ये हम तो 10 साल से ये बात कर रहे थे, क्यों आपने एसआईटी गठन नहीं किया? क्यों हमारी सरकार ने आने के 1 महीने में एसआईटी का गठन किया? और आप जानते हैं, आप बहुत वरिष्ठ नेता है, कि ये सारा मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट में वो लिस्ट भी है, उन नामों की लिस्ट भी है जिनका कालाधन स्विट्जरलैंड की बैंकों में जमा है, विदेशों की बैंकों में जमा है, वो लिस्ट भी सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन संवैधानिक दायित्वों के चलते, जिम्मेदारी के चलते उनका प्रकाशन नहीं हो सकता, वो जनता को बताई नहीं जा सकती। और कांग्रेस बार बार इस बात पर जोर देती है कि नाम बताइए, पैसा लाइए, क्योंकि अगर नाम बताएंगे तो उनको वहां से पैसा लाने में और कानूनी पेज में फंसाने में आसानी हो जाएगी और वो साफ बच करके निकल जाएंगे जिनका काला धन वहां रखा हुआ है। तो आपका ये जो मांग है, ये वास्तव में उनको बचाने की मांग है। जहां तक ये 15 लाख रुपए का विषय है, ये 15 लाख वाला विषय कभी रहा नहीं। क्यों आप देश की जनता को अकर्मण्य बनाना चाहते हैं? क्यों चाहते हैं कि सबके खाते में 15 लाख रुपए डाल दें? जनता ने तो मांग नहीं की कि हमारे खाते में 15 लाख रुपए डाल दिए। इतने साल की सरकार के बाद, इनके भ्रष्टाचार के बाद भी कांग्रेस को लगता है कि और 15 लाख रुपए हमारे खाते में आना चाहिए। जनता ने तो मांग नहीं की, केवल कांग्रेस के नेता। ये इतनी धन लिप्सा कहां जाएगी? ये नेता, ये तमाम जो बातें ये परिणाम के बाद सामने आएंगी। लेकिन भूरिया साहब, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, जो अभी शहडोल उपचुनाव की जो काउंटिंग चल रही है, एक चीज और सामने आई कि अनूपपुर, जहां से फाइनल अनाउंसमेंट भी होगा, यहां पर मुख्य केंद्र है, पोस्टल बैलेट एक भी नहीं पहुंचे। जबकि अगर हम 2014 की बात करें तो 832 पोस्टल बैलेट थे। पोस्टल बैलेट्स का ना पहुंचना, ये किस तरीके से आप देखते हैं? क्या जो सरकारी कर्मचारी थे उनका रुझान नहीं है मतदान की तरफ? अब ये भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करने में कितना बड़ा अंतर है। और जैसे मैंने बताया कि उन्होंने पहले कहा था हम इतना 5 लाख करोड़ से ज्यादा काला धन लाएंगे, कहां लाए?
और ये सारी चीजें आज है, ये सब बदल बदल के बात कर रहे हैं। मगर आपके शहडोल और नेपाल नगर की बात है, उसको मैंने जो भी जनता फैसला करे उसको हम स्वीकार करेंगे। जनता का निर्णय सर्वोपरि होता है। मगर उन्होंने कितनी बेईमानी करके, कितनी धोड़ दपाट और कई प्रकार का धन बल बाहुबल का उपयोग करके ये साफ परिणाम अपने पक्ष में करने की बात की है। पर उनका ये जितना भी नोटंकी नाटक हमने झाबुआ रतलाम में नहीं चलने दिया, कानून का पूरी घेराबंदी हमारी रही, कानून है, और निष्पक्ष चुनाव हमने करवाया, तब जाके अपने झाबुआ रतलाम का परिणाम कांग्रेस पक्ष में रहा। कानून है, व्यवस्था है, तो ये मैंने इस बात कानून है, व्यवस्था है, बेईमानी करके चुनाव जीतती है भाजपा। चुनाव आयोग के नियम है, आप शिकायत कीजिए, आप संवैधानिक तरीका अपनाइए, आप कोई कानूनी और नीति नियम वाला तरीका अपनाइए। इस तरह के आरोपों का क्या उचित है? और आप ये ठीक है कि रतलाम का चुनाव, लेकिन सब जानते हैं कि झाबुआ की सीट परंपरागत रूप से कांग्रेस की रही है, और उसके बावजूद कोई बहुत बड़े अंतर से भूरिया साहब आप जीते हो ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी आप जीते हैं, आपको बधाई। लेकिन एक इतने सारे चुनाव होते हैं, 5-6 चुनाव होते हैं, 6 में से 5 भारतीय जनता पार्टी अगर जीतती है, और अब तो 7-8 चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतती है, तो आपको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, आपको अपनी समीक्षा करना चाहिए, अपना विश्लेषण करना चाहिए, अपनी कमियां निकालना चाहिए। वो मुझे लगता है कि आपके लिए ज्यादा उपयोगी होगी, ज्यादा सार्थक होगी। जो भी कमियां होगा हम ठीक करेंगे, दुरुस्त करेंगे, मगर उनकी कथनी और करने में कितना बड़ा अंतर है। देश की जनता को धोखा देके उन्होंने ये अपना सारा चुनाव परिणाम अपने पक्ष में करने की बात करते हैं, पर अब आने वाला समय इतना उनके लिए आसान नहीं रहेगा, ये हम बताना चाहते हैं। ये कथनी करने का अंतर तो कांग्रेस स्वयं देखे कि कांग्रेस 71 से चिल्लाती रही है गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, और गरीबी निरंतर बढ़ती रही। गरीबों के लिए कुछ किया नहीं, केवल नारे देती रही। कांग्रेस हमेशा कहती रही कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ, ये जुमला जनता में पहुंचाया, लोगों में पहुंचाया, कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ। देखने में उल्टा आता है कि कांग्रेस का हाथ आतंकवादियों के साथ, कांग्रेस का हाथ देशद्रोहियों के साथ। ये हर बार आपने दिखाया, आपके नेताओं ने दिखाया। वो जाते हैं कश्मीर में कश्मीर के पत्थरबाजों से मिलते हैं, वो कभी किसी सैनिक के घर नहीं गए। वो जाते हैं एक आत्महत्या करने वाले सैनिक के पूर्व सैनिक के यहाँ जाते हैं, कभी जो शहीद हुआ है उसके यहाँ नहीं जाते। वो जाते हैं जेएनयू में जाकर के खड़े हो जाते हैं देशद्रोहियों के साथ, भारत के टुकड़े लगाने जो करने के नारे लगाने वालों के साथ। तो मुझे लगता है कि कथनी और करने का संकट तो कांग्रेस के साथ है भूरिया साहब। न्याय पूरे देश में हालात आप देख रहे हैं, कश्मीर से लेकर अपना कन्याकुमारी तक क्या हो रहा है आप देख लीजिए। पूरा देश में हाहाकार, बाहरी देश हमला कर रहे हैं और अंदर में बड़े अलग टाइप का माहौल बना हुआ है, लोग सब भयभीत है। आप भय के वातावरण में आप अपना चश्मा, अपना समय निकाल रहा है, अपना चश्मा बदलिए। भूरिया साहब, फिर यहाँ पर एक सवाल उठता है, आप कह रहे हैं कि नोटबंदी से लोगों को दिक्कत है, जनता भयभीत चल रही है, इन सब के बीच भी फिर आपको ये डर क्यों सताता है कि पूरा सिस्टम चुनाव लड़ रहा है, प्रलोभन दिया जा रहा है? फिर तो आप और मजबूती से बात लेकर जनता के बीच जा सकते हैं, फिर क्यों समझा नहीं पा रहे हैं? डर क्यों सता रहा है आप लोगों को? नहीं, हम लोग अब ताकत के साथ इस बात को बड़ा अपने वचन पे वचनबद्ध है, अब उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। पर फिर भी हम जो भी जनता निर्णय करे उसको हम स्वीकारते भी हैं, और उनकी जो भाजपा की जो हथकंडे हैं वो भी हम जनता के सामने रख रहे हैं। ये सारे अब जनता आगे सोचेगी और उसके ऊपर निश्चित ही कांग्रेस आगे चल के ताकत के साथ आएगी। लेकिन सर, ये सवाल बार बार सामने आ रहा है, कांतिलाल भूरिया वो नेता हैं जो बड़ी बेबाकी के साथ अपनी बातों को रखते हैं। रतलाम झाबुआ चुनाव हुआ, किस तरीके से बेबाक आप रहे, आखिरी तक आप जीते, वो कॉन्फिडेंस गजब का था। लेकिन आज क्यों कांतिलाल भूरिया का कॉन्फिडेंस कम लग रहा है? आप अभी ये कह रहे हैं कि हम जनता का जो निर्णय होगा स्वीकार करें, क्या जीत के प्रति आश्वस्त नहीं है क्या आप? नहीं, मैंने कहा आपको भाई अभी कई राउंड बाकी है, वो क्या अलग अलग बेल्ट है, अलग अलग चीजें हैं, तो आप देखिए, आने दीजिए, परिणाम पूरा आने के बाद ही फिर बात करेंगे। ठीक है, हमारे साथ चर्चा में कुछ और मेहमान जुड़ रहे हैं। गोविंद मालू जी, प्रवक्ता बीजेपी, संगीता शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस, और मृगेंद्र सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, भोपाल से जुड़ रहे हैं। आप तीनों मेहमानों का भी स्वागत है। मृगेंद्र जी, आपके पास आना चाहेंगे, जो तस्वीर आज शहडोल लोकसभा उपचुनाव और नेपानगर विधानसभा उपचुनाव में बन रही है, दोनों ही जगहों पर जो बीजेपी प्रत्याशी हैं वो 10,000 का आंकड़ा पार कर चुके हैं बढ़त में। क्या लग रहा है, इस बढ़त को हम अभी कुछ महत्वपूर्ण मान सकते हैं या इंतजार करना चाहिए? निश्चित रूप से बुरहानपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए तो बढ़त
काफी है और ये कहा जा सकता है कि बुरहानपुर सीट एक बार फिर भाजपा की झोली में जा रही है। जहां तक शहडोल लोकसभा के क्षेत्र का सवाल है, जो अभी तक के ट्रेंड आ रहे हैं उसके हिसाब से लगभग 12-13 हजार से बीजेपी प्रत्याशी ज्ञान सिंह जी आगे हैं, लेकिन ट्रेंड जो सामने आ रहा है उससे लग रहा है कि बीजेपी ये सीट भी निकाल लेगी, उसको इस सीट निकालने में भी कोई परेशानी नहीं आना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड जो शुरू से बना है फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड। और सबसे बड़ी बात, अनूपपुर जिला जो कि कांग्रेस मान रही थी कि उसको वहां से काफी लीड मिलेगी, जिसकी भरपाई वो अन्य जिलों में जो कमी हुई करेगी, लेकिन अनूपपुर जिले में सबसे ज्यादा कांग्रेस पीछे चल रही, विशेषकर पुष्पराजगढ़ जो कि इनका खुद का विधानसभा क्षेत्र माना जाता है हिमाद्री सिंह का, वहां से पीछे चलना ये जरूर कहा जा सकता है कि जब पुष्पराजगढ़ से कांग्रेस इतना पीछे चल रही तो कहां कवर करेगी, ये कहना मुश्किल है। और जो रुझान है वही बता रहे हैं कि बीजेपी प्रत्याशी ज्ञान सिंह वहां से भी आसानी से अपना चुनाव जीत सकते हैं। ठीक है, मतलब बीजेपी के पक्ष में अभी तक की हम स्थितियां मान सकते हैं। गोविंद मालू जी, जिस तरीके की स्थितियां बन रही हैं, आपके दोनों प्रत्याशी लीड कर रहे हैं, अच्छा खासा वोट से लीड कर रहे हैं, लेकिन कांतिलाल भूरिया जी लगातार बने हुए हमारे साथ। उनका कहना है कि नोटबंदी का मसला हो या फिर तमाम और मामले हो, और खासतौर से उनका आरोप यह है कि यहां पर सरकार चुनाव लड़ रही, पूरा सिस्टम चुनाव लड़ रहा है, इसलिए प्रलोभन में है मतदाता। क्या आपका कहना है इस पूरे मसले पर, पूरे आरोप पर? देखिए, कांग्रेस तो पहले से स्क्रिप्ट लिख के तैयार रहती है कि यदि चुनाव जीतेंगे तो प्रशासन ने धांधली की है, सत्ता पक्ष ने धांधली की है, लोगों को प्रलोभन दिया है। वो जीतेंगे तो कहेंगे कि हमने सत्ता पक्ष की कारगुजारियां नहीं चलने दी, हम लोगों के बीच में गए। असली बात यह है कि जनता समझदार है, मतदाता समझदार है, कांग्रेस समझ नहीं पा रही है। कांग्रेस ने जिस ढंग से भ्रम में रखा है अभी तक जनता को, लोगों को एक सब्जबाग दिखाए हैं, कागज की नाव चलाई है, अब वो नाव उड़ गई है। अब वो कागज पर जो चीजें थी वो सब धराशायी हो गए। अब जमीन पर काम होना चाहिए, और जमीन पर काम जब तक नहीं होगा तब तक जनता का आशीर्वाद उनको मिलने की गुंजाइश कतई नहीं रहेगी। वो इस बात को समझने को तैयार नहीं है कि चरित्र हनन की राजनीति नहीं चल पाती। अब विकास की राजनीति पर देश चल चुका है। विकास के एजेंडे पर आप काम करिए, विकास की बात करिए, विकास के बारे में मीमांसा करिए, छिद्रान्वेषण भी करिए, सत्ता पक्ष जो काम करा उसकी कमियां भी निकालिए, कमजोरियां भी निकालिए, जनता के बीच में जाइए, जनता के दर्द में अपना सहभागी बनिए। लेकिन उनको कोई लेना देना नहीं है भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस ढंग का माहौल है, लेकिन कांग्रेस पूरी भ्रष्टाचार में लिप्त है। वो उन लोगों से मुक्त ही नहीं होना चाहती जो भ्रष्टाचारी हैं। ऐसे में कांग्रेस का कोई भविष्य दिखाई नहीं देता। ठीक है, संगीता जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। संगीता जी, सवाल जो मालू जी उठा रहे हैं ये थोड़ा महत्वपूर्ण है कि आप लोग हमेशा ये कहते हैं कि विकास की सियासत हम करते हैं, हम विकास की बात पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, हम वही विकास का ही काम करते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव आता है आप लोग का सीधा स्टैंड हो जाता है, आपके जो बड़े नेता है उनका स्टैंड हो जाता है कि सरकार यहाँ पर चुनाव लड़ रही है, सिस्टम चुनाव लड़ रहा है, प्रलोभन दिए जा रहे हैं मतदाताओं को। फिर चुनाव आते ही आपका स्टैंड बदल कैसे जाता है? विकास फिर आपके प्राथमिकताओं में नहीं होता, कुछ और बातें हो जाती हैं। अवधेश जी, विकास कैसा है मध्य प्रदेश में ये तो प्रदेश की जनता ने दिखा दिया है। शहडोल लोकसभा इलेक्शन में ही कई ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया है, और बहिष्कार का कारण भी उन्होंने बताया है कि वहां पर सड़कें नहीं बनी है, बिजली नहीं पहुंची है, पानी की व्यवस्था नहीं है। तो चुनाव का बहिष्कार जब हुआ था उसी समय समझ में आ गया था सरकार का विकास क्या है प्रदेश के अंदर। अगर हम बात करें कि विगत 13 सालों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता की पार्टी की सरकार है, और शिवराज सिंह चौहान जी विगत 11 सालों से प्रदेश को एक अकेला नेतृत्व दे रहे हैं, तो इसके पीछे कारण क्या है? क्यों बहिष्कार हुआ था चुनाव का? यही एक प्रश्न बनता है। और गोविंद मालू जी कह रहे हैं भ्रष्टाचार किया है कांग्रेस ने, तो मैं गोविंद मालू जी से पूछना चाहती हूं कि देश का सबसे बड़ा महाभ्रष्टाचार जो व्यापम जैसा घोटाला हुआ है वो किसकी पार्टी ने किया है, और कौन नंबर 1 पर देश को लेकर आई है? यहां प्रश्न ये उठता है कि नोटबंदी जो किया है वो एक अच्छा निर्णय है, पर नोटबंदी में जो काला धन मध्य प्रदेश की सरकार के पास है, जो व्यापम घोटाले के माध्यम से सरकार ने एकत्रित किया है, उस काले धन का क्या करेंगे? जनता को तो आपने लाइन में लगा दिया, प्रदेश की जनता त्रस्त हो गई है, और 50 दिनों का टाइम दे दिया। तो अब 50 दिनों में जनता असमंजस की स्थिति में है कि क्या करें, कांग्रेस को वोट दें या भारतीय जनता पार्टी को। अब उन 50 दिनों की स्थिति है कि लाइन में लगने को भी तैयार हैं।
और हर बात को ये कह दिया जाता है कि देश हित में है। अवधेश जी, हर बात को ये कह दिया जाता है कि ये देश हित का फैसला है, जनता देश के साथ रहना पसंद करती है। ये तो जनता ने तय कर लिया है, जनता ने आईना भी दिखा दिया है। कहना चाह रही हूँ कि विकास केवल बातों में नहीं, जमीन स्तर पर होना चाहिए। मुझे तो लगता है कांग्रेस की बातों में भी विकास नहीं है, कांग्रेस की तो बातों में भी विकास नहीं दिखाई देता, कार्यों में तो बहुत दूर की बात है। अगर कार्यों में विकास देखने जाएंगे तो हमें दिग्विजय सिंह का वो अंधा युग ध्यान में आएगा, वो अंधेरे का साम्राज्य ध्यान में आएगा जो दिग्विजय सिंह की सरकार में था। चिंतामणि जी, कांग्रेस ने 60 साल का विकास किया है और ये देश का लोकतंत्र ही था कि हर 5 साल के बाद कांग्रेस को लेकर आई और आप 60 साल तक कांग्रेस के नीतियों का विरोध करते रहे हैं। आज आपने झूठी बातें करके लोगों को भ्रमित करके 2014 का इलेक्शन लड़ लिया है। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि केवल 5 साल के लिए आपने देश की दुनिया को भ्रमित करके अगर आपसे चुनाव जीत लिया, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि जनता ने आप पर विश्वास कर लिया। जनता ने आपको समय दिया है, जनता आपको देखना चाहती। चिंतामणि जी, आप 5 साल विकास में गंभीरता दिखाएं, आप अपनी बातों में गंभीरता न दिखाएं, न कि चुनाव में गंभीरता दिखाएं। चिंतामणि जी, वही कह रही हूँ कि केवल सुनने की आदत डालें। अगर आप सत्ता पक्ष में विपक्ष को सुनने की आदत डालें तो आप सुधार की स्थिति में आएंगे। किस तरीके से सुधार आपको करना है, किन नीतियों के साथ करना है, क्यों आप बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं और घोषणाओं पे पूरा इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, और जहां कहीं अगर इंप्लीमेंट कर देते हैं तो पेपर में ढोल पीटा जाता है। हम आपकी सकारात्मक आलोचना को स्वीकार करते हैं, लेकिन जो आरोप आपका है, बिल्कुल इस पर आएंगे यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक है। लेकिन कांतिलाल भूरिया जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप इस चर्चा में जुड़े और आपने अपनी राय रखी। यहाँ पर कुल मिलाकर सवाल अब विकास का है कि आखिर विकास के मसले हैं, क्या उसके मापदंड होने चाहिए, जैसा कि संगीता जी ने सवाल किए। वापस आएंगे ब्रेक से तो गोविंद जी से भी जवाब लेंगे, चिंतामणि जी से भी जवाब लेंगे और मृगेंद्र सिंह जी से भी जानेंगे कि आखिर जो सियासी परिस्थितियां हैं वो किस तरीके किधर इशारा कर रही है और ये परिणाम कितने दूरगामी हो सकते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं।